हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम देखने वाले हैं इंडिया को अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया है 8th टाइम पे यूएनएससी के जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके अंदर। तो इसी न्यूज़ को हम पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्या कुछ इसमें चैलेंजेस थे और किस किस कंट्री को इलेक्ट किया गया है और इससे क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए, इंडिया के लिए बनती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम वाईटी। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। एंड आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है, जिसमें आपको 67% तक ऑफ मिल जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड। एंड अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 54% डिस्काउंट मिलता है और ANI7 कोड यूज़ करके आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है 21 जून को, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ असेसमेंट देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की किस एरिया में ज़रूरत है। इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी के अंदर इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर की तरह नियुक्त किया गया है, इलेक्ट किया गया है। यह 8वीं बार होगा कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना है। इसके अलावा जो वोटिंग है वो हमारी जून 17 यानी कि कल हुई थी। और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसका जो सोर्स है वो द हिंदू है। सो मेंबर स्टेट्स इलेक्ट इंडिया टू द नॉन परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म 2021-22 विद ओवरवेलमिंग सपोर्ट। यानी कि इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है नॉन परमानेंट मेंबर 2 सालों के लिए। हमें पता है कि नॉन परमानेंट मेंबर जो है उनकी टर्म 2 साल की होती है। तो 2021 और 22 के लिए सिलेक्ट किया गया है और ओवरवेलमिंग सपोर्ट यानी कि बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया को 184 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 192। तो इसका मतलब लगभग 95% प्लस लोगों ने, देशों ने हमें फेवर किया है। तो इतना हाई मेजॉरिटी सपोर्ट इंडिया को मिला है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि यानी कि हम डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा चल रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा चल रही है, प्लस हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो भी देशों को इन्फ्लुएंस कर रही है। इंडिया इज स्टैंडिंग अनअपोज्ड एज अ नॉमिनी फॉर एशिया पैसिफिक सीट। तो एशिया पैसिफिक सीट में इंडिया अनअपोज्ड खड़ा है। 2019 के अंदर इंडिया का जो कैंडिडेट था उसे यूनानिमसली यानी कि सर्वमति से एंडोर्स किया गया था 55 कंट्रीज के द्वारा। कंटेंडर्स जो अदर सीट्स के हैं उनको देख लेते हैं। तो मेक्सिको को इलेक्ट किया गया है लैटिन अमेरिका के ग्रुप से, आयरलैंड को इलेक्ट करा गया है और नॉर्वे को इलेक्ट करा गया है वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप से, WEOG। और अफ्रीकन सीट के लिए केन्या और जिबूती को इलेक्ट किया गया है। तो ये हो गया उसके बाद इलेक्शंस। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया ने ऐसा क्या कुछ कहा था जिससे आप कह सकते हो कि हमारे फेवर में वोट्स गए। तो हमारा इलेक्शन कैंपेन या हमारा कैंपेन ब्रोशर कैसा था। तो हमने अपने कैंपेन ब्रोशर में एक तो मल्टीलेटरलिज्म की बात की थी, यानी कि जो वर्ल्ड है वो कोई यूनिपोलर या बायपोलर नहीं होना चाहिए, उसमें हर देश का सम्मान होना चाहिए, सबको आंख में आंख डाल के हम देख सकें, किसी को भी झुकने की जरूरत नहीं है बेसिकली। सो अगेन हमने मल्टीलेटरलिज्म के लिए कमिटमेंट शो किया था कि सर चाहे किसी भी जाति, धर्म या रंग का हो, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने नॉर्म्स की बात की थी, अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो अ न्यू ओरिएंटेशन मतलब एक नई डायरेक्शन से रिफॉर्म करना मल्टीलेटरल सिस्टम के अंदर। तो हमने ये भी बात की थी, ये भी काफी ज्यादा पसंद आया। तो आपको नॉर्म्स पता होना चाहिए, नॉर्म्स किस चीज से रिलेटेड है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। A reformed multilateralism and multilateral system is essential to ensure that the international system is inclusive and caters the requirement of all countries। और इसका हमने क्यों, क्या रीजन क्या दिया, हमने रीजन दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि जब आप इस तरह से बनाओगे तभी सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर चल पाएंगे और छोटी से छोटी कंट्री का भी हम हित ध्यान में रखेंगे, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक्सक्लूडेड है इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से। और इससे हम हर एक कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसकी नीड्स को केटर कर पाएंगे, देख पाएंगे।
डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस, तो पीस कीपिंग मिशन जो यूएन के होते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की भी हमने बात की। पुश फॉर इंडिया लेड कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म, सीसीआईटी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो सेम चीज है, इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। सो इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म की कई बार बात की है, टेररिज्म को हम डिफाइन करने की कई बार बात की है, तो उसी चीज को हमने अपने एजेंडा के अंदर, अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा था। CCIT includes the following major objectives: to have a universal definition of terrorism of all 193 countries of UNGA will adopt in their own criminal law, यानी कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाई जाएगी टेररिज्म की, जिसके अंदर जितने भी मेंबर नेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, जनरल असेंबली के, वो सब के सब देश एज इट इज अडॉप्ट करेंगे और अपने अपने क्रिमिनल लॉ के अंदर, जो भी हमारे यहाँ जैसे आईपीसी है, तो इस तरह से जिस देश का जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। टू बैन ऑल द टेरर ग्रुप्स एंड शट डाउन टेरर कैंप्स, तो सभी टेरर ग्रुप्स जो हैं और जो टेरर कैंप्स किसी भी कंट्री में चल रहे हैं उसको बंद किया जाएगा। सभी टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट किया जाए स्पेशल लॉज के अंदर, तो इनको प्रोसिक्यूट करना मतलब स्टेट इनके अगेंस्ट चार्जेस प्रेस करेगा, सरकारी वकील अपीयर होंगे और इनको सजा दिलवाएंगे। टू मेक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड एक्स्ट्राडेबल ऑफेंस वर्ल्ड वाइड, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंट्री क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो सपोज करो ये कंट्री है ए और ये कंट्री है बी, और बी कंट्री ए कंट्री के अंदर सी पर्सन से टेररिज्म करवाता है, तो ये एक्स्ट्राडेबल ऑफेंस होगा, यानी कि ए जब प्रेस करेगा तो सी को इंडिया में भेजना पड़ेगा या ए कंट्री में भेजना पड़ेगा। सो इस तरह से एक्स्ट्राडेबल बनाना ऑफेंसेस को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के। जॉइंट एफर्ट्स फॉर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म्स की बात की जा रही है और यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर अभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसको एक्सपैंड करिए और लोगों को भी परमानेंट मेंबर बनाइए। India has been at the forefront of the reform of UNSC, saying it rightly deserves a place as permanent member, और हमने ये भी कहा कि हम परमानेंट मेंबर के लिए डिजर्व करते हैं सीट, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो यूएनएससी की जो काउंसिल है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो प्रेजेंट डे जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को नहीं दिखाती, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली हमसे पीछे भी हो चुके हैं। सो विच इन इट्स करंट फॉर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द जियो पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। अब इंडिया को ये मेंबरशिप मिल जाएगी तो इससे क्या फायदा होगा, या जो मेंबरशिप हमें मिली है 2 सालों के लिए, हम 2 सालों में क्या कुछ कर सकते हैं। सो इंडियाज प्रेजेंट इन यूएनएससी विल इंश्योर दैट द वॉइस ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड विद स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल क्रेडेंशियल्स विल बी हर्ड ऑन एज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो जो भी यूनाइटेड नेशंस का काम होगा, आपको पता है यूनाइटेड नेशन की सबसे पावरफुल असेंबली अगर कोई है तो यूएनएससी है, चलो उसके बाद हम यूएनजीए भी बोल देते हैं, जनरल असेंबली भी बोल देते हैं, बट यूएनएससी की फिर भी चलती है, तो उसके अंदर इंडिया की जो वॉइस है वो भी सुनी जाएगी। India has always had a global voice, and this will give India a great opportunity to participate actively and shape COVID-19 and post-COVID-19 scenario. तो अगेन कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो के अंदर भी इंडिया इसमें इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस होंगी, नेशंस वाइज होगी, डिसीजंस होंगे, उन सभी में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ यूएनएससी वी विल बी हेल्प bring the world to the ethos of वसुदेव कुटुंबकम, the world is one family। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वसुदेव कुटुंबकम का, उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे that the world is one family। The global south has its development and security aspirations, and India will help articulate these aspirations in council across different issues। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि जो सदर्न कंट्रीज हैं, इसको हम डायरेक्टली सदर्न नहीं कहते, ये हम डेवलपमेंट वाइज देखते हैं। तो जो नॉर्थ कंट्रीज माने जाते हैं वो हैं जो डेवलप हो चुके हैं, और जो नहीं हो पाए वो हैं ज्यादातर साउथ वाले कंट्रीज। तो आप ये देख सकते हो जो रेड वाले हैं इनको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, और जो ब्लू वाले हैं हम इनको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं। ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड वर्ल्ड है, इसके अंदर टर्की भी आ जाता है, तो जो पॉइंट पे हैं ये भी आपके इसमें जाएंगे, ऊपर वाले में जाएंगे। एंड ग्लोबल साउथ के अंदर नीचे वाले सारे आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया को हम डेवलप मानते हैं, तो ये भी आपका ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, ये साउथ का पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर ग्लोबल साउथ के अंदर अगर हम देखें तो आपका ये मैक्सिको आ गया, साउथ अमेरिका तो पूरा ही आ गया, अफ्रीका पूरा आ गया, अरेबिया आ गया, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ गया, चाइना आ गया, मंगोलिया आ गया, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन्स आ गए, फिलीपींस वगैरह आ गया। तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं ये ग्लोबल साउथ में आते हैं, और ये सब के सब कंट्रीज जो हैं इंडिया को अपने लीडर की तरह मानते हैं, देखते हैं, क्योंकि चाइना बहुत हॉस्टाइल है और अदरवाइज भी चाइना का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
इस बार हमें इश्यूज क्या क्या आए, प्रॉब्लम्स क्या क्या आए जो कि हमें इलेक्शन के अंदर हैम्पर कर रहे थे। तो एक तो था हमारा जो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो टेंशन चल रहे हैं वो वाला, और चाइना के साथ हमने अभी 2-3 दिन पहले से देख रहे हैं कि सोल्जर्स को मार दिया गया एंड ऑल। तो हमने बॉर्डर इश्यूज को पूरे को डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो थी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी हमारे लिए। इसके अलावा क्रिटिसिज्म हमें टर्की करने लग गया था। तो टर्की आपको पता है अदरवाइज इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है, बट बिकॉज ऑफ आप कह सकते हो पाकिस्तान, या फिर बिकॉज ऑफ लीडर ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक तरह से, क्योंकि इसको खलीफा होता था टर्की के अंदर, हम पढ़ते हैं ऑटोमन एम्पायर के अंदर। सो सारा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो उसकी बात सुनता था। तो कहीं ना कहीं जो अब टर्की के जो प्रेजेंट एर्दोगान हैं वो चाह रहे हैं कि वो उसी तरह की ग्लोरी को वापस लेके आ सके। तो उसके लिए ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा इंडिया के एंटी हुए हुए हैं। सो टर्की इंडिया को क्रिटिसाइज करने लग गया है, मलेशिया इंडिया को क्रिटिसाइज करने लगा, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी कहा कि इंडिया ने जो आर्टिकल 370 हटाया था उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, ये बहुत गलत किया और इससे मुसलमानों का आप राइट्स छीन रहे हो, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको हमने पूरे को स्टडी किया था। और ऑल्सो हमें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया था इसके रिगार्डिंग भी हमारे को क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था मुस्लिम कंट्री से प्राइमरीली। तो इसलिए भी ये थोड़ा सा इशू बन गया था। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन से आप कह सकते हो मेजॉरिटी हासिल की, और 95% से ज़्यादा कंट्रीज़ ने हमें सपोर्ट किया। तो इसका मतलब है कि हमारी ओवरऑल इमेज जो है वो अच्छी है। अब यूएनएससी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर 6 मेन ऑर्गन्स हैं और बाकी सारी एजेंसीज हैं। तो जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं उसके अंदर से आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक है। बाकी ऑर्गन्स के आपको नाम बताने हैं, और इसके अंदर जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका अब कोई रूल नहीं रहता। आर्टिकल 23 जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर का है वो बताता है कि यूएनएससी के अंदर कौन कौन बैठेगा। यूएनएससी का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखना और सिक्योरिटी के डिसीजंस लेना, ताकि बेसिकली वर्ल्ड पीस को थ्रेटन ना हो और वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा ना आए। While the other organs of the United Nations make recommendation to the member states, only Security Council has the power to make decisions that the member states are obliged to implement under the charter. तो यूएनएससी इसलिए भी पावरफुल मानी जाती है क्योंकि बाकी जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो रिकमेंडेशंस देते हैं अपने मेंबर्स को, अपने कंट्रीज को जो उनके मेंबर्स हैं, कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। लेकिन यूएनएससी का जो डिसीजन होता है वो एक किस्म से ऑब्लिगेटरी होता है और जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें मानना पड़ता है। तो यहाँ पे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की एक डिस्टिंक्शन है। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। और इसके अंदर ऑफ कोर्स आपका एक इंडिया वाला इशू आ जाता है कि इंडिया को एक मौका मिल रहा था यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का, लेकिन इंडिया ने उस मौके को गवा दिया और चाइना को दे दिया। तो एक सेपरेट टॉपिक है, इसके अंदर कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं और कुछ रियलिटीज़ भी हैं। तो अगर आपको इसके बारे में डिस्कशन करना होगा, अगर आप चाहते हैं इस पर कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँ मैं, तो आप मुझे नीचे स्टडी टाइम ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो जो है 2-2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के अंदर, और वो उसमें हमने इलेक्शन में देखा कि इंडिया भी आया है। सिलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल किस तरह से होती है? इट इज ऑन द रीजनल बेसिस, यानी कि हर रीजन से आपको कंट्री को परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर को सिलेक्ट करना है। तो 5 जो मेंबर्स हैं वो अफ्रीकन और एशियन कंट्री से आएंगे, 1 जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से आएगा। तो जो साल्विक पीपल हैं, रशियन अनसेस्ट्री के, वो सब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद 2 जो लोग हैं वो लैटिन अमेरिका, यानी कि आपका जो मेक्सिको वाला एरिया है प्लस जो नीचे वाला एरिया है पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, वहां से आएगा और कैरिबियन कंट्रीज में से आएगा। और जो 2 लोग हैं वो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज और अदर कंट्रीज से आएंगे, WEOC। तो बचे हुए जितने भी कंट्रीज हैं वेस्टर्न यूरोप के या अदर कंट्रीज के, वहां से 2 मेंबर्स चुन के आएंगे। सो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर्स की। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं।
सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है, तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन, अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन, घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली, आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन, क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन, ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।